नेक्रोसिस। तो जो नेक्रोसिस है वो क्या है, एक टाइप की सेल इंजरी, और कैसी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अब देखो जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी है ना वो दो टाइप की होती है, एक होता है नेक्रोसिस और दूसरा होता है एपोप्टोसिस। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, दोनों के मैकेनिज्म का, कि किस तरीके से दोनों होते हैं। इरिवर्सिबल इंजरी को हम और क्या बोल सकते हैं, सेल डेथ भी बोल सकते हैं। तो नेक्रोसिस क्या हो गया, एक टाइप का लोकलाइज्ड सेल डेथ, और जब बहुत सारे सेल इन्वॉल्व है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड एरिया ऑफ टिश्यू डेथ। अब देखते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी के हमने अंदर जो कॉजेज़ देखे थे, यहाँ पे भी कॉजेज़ तो वही है, बस डिफरेंस ये है कि वो कॉजेज़ बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम तक रह रहे हैं, जिसकी वजह से अब परमानेंट डैमेज हो चुका है। तो इसके कॉजेज़ में क्या क्या आ जाएगा, हाइपोक्सिया, केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स, किसी माइक्रोब की वजह से भी नेक्रोसिस हो सकता है, या फिर इम्यूनोलॉजिकल, यानी कि खुद के इम्यून सेल खुद की बॉडी को भी डैमेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली इन चार कॉजेज़ की वजह से नेक्रोसिस हो सकता है। अब देखो नेक्रोसिस क्या है, एक टाइप का सेल डेथ है। तो सेल की सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे डैमेज होगी। तो सेल की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसका स्ट्रक्चर, और वो किसने मेंटेन किया हुआ है, प्रोटीन्स ने। तो यहाँ पे हमें डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ सेल के पास इम्पॉर्टेंट क्या है, उसकी मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रप्चर होती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होगा, डैमेज। और एक बात बताओ, अगर जो सेल है ना, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, बहुत सारा उसके अंदर कंटेंट प्रेजेंट है, इन केस उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है तो जो उसके कंटेंट है ना वो बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या होगा, लीकेज ऑफ सेल्यूलर कंटेंट। तो किसी भी सेल का नेक्रोसिस हो रहा है ना तो हमें ये तीनों चीज़ें देखने को मिलेगी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस, कि कितने टाइप का नेक्रोसिस हो सकता है। तो मेनली नेक्रोसिस जो है वो 5 टाइप का होता है। फर्स्ट है कोगुलेटिव नेक्रोसिस, सेकंड है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, थर्ड है केशियस नेक्रोसिस, फोर्थ है फैट नेक्रोसिस, फिफ्थ है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। तो जो नेक्रोसिस है ना इन 5 टाइप्स का होता है। हम एक एक को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। तो जो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का नेक्रोसिस होता है ना वो कौन सा होता है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। अब देखो आपने कोगुलेटिव टर्म या फिर कोगुलेशन टर्म कहाँ सुनी होगी। अगर आपको पता हो तो प्रोटीन जो होते हैं ना उनका कोगुलेशन होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक एग्जांपल पढ़ा होगा अपनी लोअर क्लासेस के अंदर कि जो एग है ना वो स्टार्टिंग में लिक्विड होता है और फिर जैसे ही उसको हम हीट करते हैं वो सॉलिडिफाई हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे उसके अंदर प्रेजेंट प्रोटीन का कोगुलेशन हुआ है। तो इस एग्जाम्पल से आप ये याद रख सकते हो कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस मेनली क्यों होता है, ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ प्रोटीन्स, अकर्स ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ प्रोटीन्स। और यहाँ पे कोगुलेटिव नेक्रोसिस इंजरी होती किसकी वजह से, इश्चीमिया की वजह से मेनली। तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, इश्चीमिक नेक्रोसिस। हमने ये तो देख लिया कि होता कैसे है, अब हम ये देखते हैं कि ये होता कहाँ पर है। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सॉलिड ऑर्गन्स है ना उनके अंदर ये होता है। फॉर एग्जांपल हार्ट, स्प्लीन, लिवर, किडनी। अब इसका ना एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, ब्रेन। ब्रेन एक सॉलिड ऑर्गन होने के बावजूद यहाँ पे हमें कैसा नेक्रोसिस देखने को मिलता है, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। अब कोगुलेटिव नेक्रोसिस का एक स्पेशल पॉइंट क्या है, यहाँ पे हमें इन्फ्रैक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल लिया था कि एग का कोगुलेशन होता है तब वो सॉलिडिफाई हो जाता है, ऐसा ही हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि जो किडनी है ना उसके अंदर हमारा नेक्रोसिस हुआ है। अब नेक्रोसिस कैसे होता है, ड्यू टू इश्चीमिया मोस्टली। तो अब ब्लड वेसल कैसे होती है, ये बड़ी वेसल और वो ब्रांचेस के अंदर ऐसे आगे से आगे डिवाइड करती जाती है और इस टाइप के फॉर्मेशन करती है। ठीक है। अब सपोज करते हैं कि जो ये वाली ब्लड वेसल है ना, आर्टरी, उसके अंदर ब्लॉकेज हो गया जिसकी वजह से इश्चीमिया हुआ। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो आगे जितनी भी इसकी ब्रांचेज है ना वहाँ सब में जहाँ जहाँ इसकी ब्रांचेज जारी होगी उस पूरे एरिया में इश्चीमिया होगा और उस पूरे एरिया के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। तो यहाँ पे कुछ इस शेप का हमें नेक्रोसिस का एरिया देखने को मिलेगा। इसका शेप कैसा होगा, वेज शेप, और इसी को हम इन्फ्रैक्ट बोलेंगे।
अब जैसा अंडे की केस में अंडा सॉलिडिफाई हुआ था, वैसे ही यहाँ पे प्रोटीन का कोगुलेशन हुआ है, लेकिन वो अपना जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रखता है। तो हमें जैसे सपोज करते हैं इस एरिया के अंदर नेक्रोसिस होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि इसका शेप चेंज हो जाएगा, वो वहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, लेकिन हमें दिखेगा कि वहाँ पे नेक्रोसिस हुआ है। तो इनफैक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, वेज शेप एरिया ऑफ नेक्रोसिस। यानी कि जो किडनी है ना उसका ओवरऑल शेप सेम है, लेकिन जहाँ जहाँ नेक्रोसिस हुआ है वहाँ वहाँ एक स्पेसिफिक शेप बन चुका है, जिसको हम बोलेंगे वेज शेप, और उसी को हम बोलते हैं इनफैक्ट। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंदर आपको याद रखना है कि दो चीज़ें होती है, एक होता है ग्रॉस और एक होता है माइक्रोस्कोपिक। इसकी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी कैसी होगी, ड्राई, पेल, येलो एंड फर्म। और इसका शेप कैसा होगा, वेज शेप्ड। इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर में आपको याद रखना है, एक तो जो इसकी सेल आउटलाइन है वो प्रिजर्व होगी, दूसरा यहाँ पे इओसिनोफिल का इन्फिल्ट्रेशन होता है, तो इसलिए यहाँ पे इओसिनोफिलिक अपीयरेंस देखने को मिलेगी। थर्ड, यहाँ पे मॉथ ईटन अपीयरेंस देखने को मिलेगी। अब मॉथ ईटन अपीयरेंस क्या है कि देखो जो हमारा सेल है उसकी आउटलाइन इंटैक्ट है, लेकिन अब क्योंकि इसका नेक्रोसिस हो चुका है, इसके अंदर का कंटेंट खराब हो चुका है, तो केवल इसकी जो आउटलाइन है ना वही इंटैक्ट रहेगी, अंदर से खोखला होगा, जैसे कि मॉथ ने इसके अंदर से खा लिया हो, इसलिए हम इसको बोलते हैं मॉथ ईटन अपीयरेंस। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस। अब हम बात करते हैं लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस की। जो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होता है ना वो मेनली होता है एंजाइमेटिक डाइजेशन की वजह से। जो सेल है ना उसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से जो सेल होता है उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और वो एक लिक्विड मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मेनली क्यों होता है, एंजाइमेटिक डाइजेशन बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। उसकी वजह से जो सेल के कंटेंट्स है वो सेमी फ्लूइड मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये होता कहाँ कहाँ पर है, तो एक ऑर्गन तो हमने इससे पहले वाले कोगुलेटिव नेक्रोसिस में देख लिया, क्या था, ब्रेन। दूसरा, कोई भी एब्सेस वगैरह फॉर्मेशन होता है ना तो वहाँ हमें लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस देखने को मिलता है, तो एब्सेसिस। थर्ड, फंगल इन्फेक्शन के अंदर भी हमें लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी में भी क्या क्या, ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक। तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर वो सॉलिड था, इंटैक्ट था, लेकिन यहाँ पे कैसा होता है, लिक्विफाइड सेंटर जो होता है वो स्मॉल, वो सॉफ्ट होता है। और अगर एब्सेस फॉर्मेशन है तो वहाँ हमें पस भी देखने को मिलता है। पस सेल क्या हो गया, हमारी सेल्फ बॉडी के सेल या फिर माइक्रोबियल इन्फेक्शन, उन सभी के डेड सेल के मिक्सचर को हम पस बोलते हैं। अब माइक्रोस्कोपिक में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो इसकी आउटलाइन है वो इंटैक्ट नहीं होती, सेल आउटलाइन आर नॉट प्रिजर्व, और जो सेंटर ऑफ लीजन है ना वहाँ हमें क्रीमी येलो पस या फिर डेब्रिस देखने को मिलता है। अब हम थर्ड नेक्रोसिस की बात करते हैं जो कि है केशियस नेक्रोसिस। अब केशियस नेक्रोसिस में आपको ये याद रखना है कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस सॉलिड था, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस लिक्विड है, तो ये सॉलिड और लिक्विड के बीच का इंटरमीडिएट स्टेट में प्रेजेंट होता है। और इसका अपीयरेंस कैसा होता है, चीज़ लाइक। अब क्योंकि इन दोनों के बीच का स्टेज है तो इसके अंदर दोनों के फीचर्स कुछ कुछ मिलते हैं। अब ये होता किस किस के अंदर है, अगर आपने ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कभी भी सुना हो या पढ़ा हो तो उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है कि ट्यूबरक्लोसिस के अंदर हमें केशियस नेक्रोसिस देखने को मिलता है और ट्यूबरक्लोसिस के अंदर ही हमें ग्रैनुलोमा देखने को मिलता है। ग्रैनुलोमा क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि ट्यूबरक्लोसिस के अंदर केशियस नेक्रोसिस होगा और ग्रैनुलोमा मिलेगा। तो ये कहाँ देखने को मिलता है हमें, ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन के अंदर। अब इसकी हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं। तो इसका ग्रॉस अपीयरेंस कैसा है, ड्राई, येलो एंड चीज़ी। तो जो इसका ग्रॉस अपीयरेंस है किसके सिमिलर है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस के। और जो माइक्रोस्कोपिक वाला है उसके अंदर हमें मिलेगा केशियस सेंटर, और वो कैसा होगा, इओसिनोफिलिक। इओसिनोफिलिक था कोगुलेटिव, लेकिन यहाँ पे हमें ग्रैनुलर डेब्रिस भी देखने को मिलता है जो कि फीचर है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस का। डेब्रिस क्या होता है, डेड रिमेन्स को हम डेब्रिस बोलते हैं। तो जो इसके अंदर ड्राई और येलो प्रॉपर्टीज़ है वो है उसकी कोगुलेटिव नेक्रोसिस की, इओसिनोफिलिक भी कोगुलेटिव नेक्रोसिस का। और जो यहाँ पे ग्रैनुलर डेब्रिस है ना, ये किसकी प्रॉपर्टी है, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस की। साथ में हमें यहाँ पे ग्रैनुलोमा भी देखने को मिलता है। ग्रैनुलोमा क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है डिफरेंट टाइप का, जो कि किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के अंदर होता है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस। क्या होता है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी जानना ये ज़रूरी है कि इसके अंदर कौन कौन से टाइप के सेल मिलते हैं। तो ग्रैनुलोमा के अंदर मेनली मिलते हैं एपिथेलियल सेल, जाइंट सेल और लिम्फोसाइट्स।
इसको हम डिटेल में सेपरेट टॉपिक में पढ़ेंगे, उसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। जो फोर्थ और फिफ्थ है वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको पढ़ लेते हैं। फोर्थ क्या है? फैट नेक्रोसिस। तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हमें कहाँ देखने को मिलेगा, फैटी टिश्यू के अंदर। तो इट अकर्स इन फैट रिच एनाटॉमिकल लोकेशंस। कहाँ होगा? फैट रिच टिश्यूज़ ऑफ बॉडी। अब ये होता भी दो टाइप का है, एक होता है ट्रॉमेटिक और दूसरा होता है एंजाइमेटिक। जो ट्रॉमेटिक होता है वो हमें देखने को मिलता है ब्रेस्ट जैसे टिश्यूज़ के अंदर, और जो एंजाइमेटिक है हमें देखने को मिलता है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के केस के अंदर, यानी कि पैंक्रियाज के अंदर। और स्पेसिफिक केस कौन सा हो जाएगा? एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। अब देखो पैंक्रियाज के अंदर एंजाइमेटिक कैसे होता है कि मान लेते हैं पैंक्रियाज के अंदर टिश्यू का डैमेज हुआ, तो उसके अंदर जितने भी प्रेजेंट एंजाइम है वो रिलीज़ हो जाते हैं, और रिलीज़ होने के बाद जो आसपास के टिश्यू है उनका नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है। अब उसके अंदर मेनली प्रेजेंट होते हैं लाइपेज एंजाइम्स, जो कि सेल मेम्ब्रेन पे कॉज करते हैं और फ्री फैटी एसिड को रिलीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें एक चौकी वाइट डिपोजिशन देखने को मिलता है। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, पैंक्रियाज के अंदर बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इन केस वहाँ पे किसी टाइप की इंजरी होती है, उसकी वजह से क्या होगा, जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है वो लीक कर जाएगा और वो एक्ट करेगा सेल मेम्ब्रेन पे, और जो फैट को है उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से फ्री फैटी एसिड रिलीज होंगे और उसकी वजह से हमें चौकी वाइट डिपोजिशन और नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं इसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ हमें कैसा अपीयरेंस देखने को मिलता है? चौकी वाइट अपीयरेंस। और जो नेक्रोटिक फैट टिश्यू है वो कैसा दिखता है? क्लाउडी, अलॉन्ग विद इन्फ्लामेटरी सेल्स। अब जो लास्ट हमारा टाइप ऑफ नेक्रोसिस है वो है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। तो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस के अंदर हमें देखने को मिलेगा फाइब्रिन का डेपोजिशन। तो यहाँ नेक्रोसिस अलॉन्ग विद द डेपोजिशन ऑफ फाइब्रिन। ये होता कहाँ पर है? तो ये हमें देखने को मिलेगा टाइप सेकेंड एंड टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस। अब ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस क्या होती है, इसको हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। अब इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं, तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अंदर हमें ब्राइट इयोसिनोफिलिक अपीयरेंस देखने को मिलता है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे हाइलिन लाइक डिपोजिशन होता है। अगर आपने हाइलिन हिस्टोलॉजी की क्लास के अंदर देखा हो तो आपको पता होगा हाइलिन थोड़ा सा पिंकिश दिखता है। तो यहाँ पे हाइलिन लाइक डेपोजिशन देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एशकॉफ नोड्यूल। अब एशकॉफ नोड्यूल क्या होता है? तो एक कंडीशन होती है बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, तो या फिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। वहाँ हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है जहाँ पे एक नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एशकॉफ नोड्यूल। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।